गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 15 और 14 ऑफ अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली। तो सबसे पहले न्यूज़ जिसका जिक्र किया गया है वो है द ट्रिब्यून के अंदर संडे वाले एडिशन में पब्लिश हुई थी। और ये न्यूज़ जो है हमारे लिए इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में आप लोग देखोगे कि यही जो न्यूज़ है इसके ऊपर आप लोगों को अलग अलग आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे कि किस तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ में इंडिया, क्योंकि बोथ इज़राइल एंड ईरान जो हैं वो इंडिया के क्लोज एलाइज हैं, तो वहाँ पे देखिए कि इंडिया के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस तर्ज के ऊपर जो वो स्पेसिफिक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अभी जो है वो बस आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहाँ पे ईरान के द्वारा जो है वो इज़राइल से लिंक्ड एक वेसल, हालांकि ये जो वेसल था इसके ऊपर पोर्चुगीज़ का झंडा था और उसके साथ साथ लंदन बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा इस वेसल को जो है वो ओन किया गया था। लेकिन ये जैसे ही ईरान की सीमा के अंदर पहुंचा तो ईरान के द्वारा जो है इसको सीज़ कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि इसमें टोटल 25 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 17 जो है वो इंडियंस थे। क्लियर। और साथ में भी इंडियन गवर्नमेंट का रिसेंटली जो एक कमेंट आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो है ईरान की जो सरकार है उसके साथ बात की है और जल्दी ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन 17 लोगों के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जिस कार्गो शिप में ये लोग थे उस कार्गो शिप का नाम है MSC एरीज। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली पोर्चुगीज़ का झंडा लेके चला हुआ था, लेकिन साथ में ये जो एक लंदन बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा जो इसको ओन किया गया था और उस कंपनी का नाम है जोडियक मैरीटाइम। तो हालांकि बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कभी कभी इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक न्यूज़ जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं। ये देखिए फिर से जो है वो वही उसी रिलेटर्स के ऊपर रिलेटेड न्यूज़ है। कुछ समय पहले ईरान का जो कॉन्सुलेट था उसके ऊपर अटैक हुआ था और ईरान ने जो उसके लिए इसराइल को दोषी माना था। और अभी ईरान के द्वारा जो है वो 300 ड्रोन्स और उसके साथ साथ जो मिसाइल्स हैं वो इसराइल के ऊपर दागी गई हैं और इसको जो है वो प्रॉपरली एक्नॉलेज किया गया है। जहाँ पे इसराइल ने ये कहा कि 90% जो अटैक्स हुए हैं, चाहे वो ड्रोन्स के ज़रिए हुए हैं या मिसाइल्स के ज़रिए हुए हैं, उनको कैंसिल, उनको जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया, उनका जो इम्पैक्ट है उसको बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया कि जब इतने ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं तो उसको इसराइल किस तरह से डिफ्यूज़ कर पा रहा है। तो उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा जो है वो यही आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रेलिवेंट है। इसको जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे इसराइल का मल्टी टीयर डिफेंस सिस्टम है जिसने बेसिकली अलग अलग तरह की जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन अटैक्स हैं, उनको इंटरसेप्ट करता है और उसके बाद जब उनको डिफ्यूज़ करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ढंग से देख पा रहे होंगे तो इनके अलग अलग लेयर्स हैं इनके डिफेंस सिस्टम के, जिनमें जो सबसे लोएस्ट लेयर है उसको आयरन डोम कहा जाता है। तो आयरन डोम जो है वो बेसिकली उसका जो काम है, जो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, क्लियर, उनको ये डिफ्यूज़ करने में हेल्प करती है। उसके बाद सेकंड इज़ डेविड स्लिंग। ये बेसिकली जो सरफेस टू सरफेस मिड रेंज मिसाइल्स हैं, क्लियर, और उसके साथ साथ जो रॉकेट्स हैं उनको ये डिफ्यूज़ करेगा। तीसरा जो है दैट इज़ एरो टू जो है ये बेसिकली मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनको इंटरसेप्ट करेगा। और तीसरा आ जाएगा एरो 3, ये जो लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करेगा। तो ये पूरे का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जिसके कारण इसराइल जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, इसके बारे में जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी ये जो इस स्पेसिफिक टाइम पे अटैक हुआ है इससे रिलेटेड जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, यानी कि आने वाले दिनों में आप लोग और ज़्यादा आर्टिकल्स और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, जहाँ पे इसराइल और ईरान के जो रिलेशंस, उनका इतिहास भी देखा जाएगा और क्यों इन दोनों देशों के बीच में जो हम लोगों को एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 40 ईयर्स एट सियाचिन, आर्मी लिस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली क्या है कि सियाचिन के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत ऑन अप्रैल 13, 1984। और उसको जो है वो 40 साल हो गए हैं। तो उसी को जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे याद किया गया है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑपरेशन मेघदूत और कब जो है वो कंडक्ट हुआ और कितने साल जो है इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। हाउ दी जलियांवाला बाग मैसेकर चेंज्ड कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए अभी आज तो वैसे 15 अप्रैल है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और उसको कंप्लीट हुए एग्जैक्टली 105 ईयर्स हो चुके हैं, 105 साल हो चुके हैं। और आज भी जलियांवाला बाग मैसेकर जो है उसको याद किया जाता है, जो शहादत है उसको आज भी हम लोग याद करते हैं। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एक तो आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस तरह से जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ये इंडियंस के लिए जो वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो लॉन्च की गई, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा जो नाइटहुड है उसको डिनाउंस कर दिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे इवन जो
ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ पे विंस्टन चर्चिल, जो इन जनरल इंडिया को बड़ा पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो है उनके द्वारा ये जो एक्शन था जनरल डायर का, इसको जो एक मॉन्स्ट्रस एक्शन जो है वो कहा गया था। हालांकि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम लोग बात करें तो वो बेसिकली इसके लिए जो जिम्मेवार है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या कुछ लोगों को ही ठहरा रही थी। वो पूरे का पूरा जो ब्रिटिश रूल था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन इंडिया के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि किस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई जा सकती है। सरकार के अकॉर्डिंगली 379 लोग मरे थे, लेकिन वैसे जो डाटा है वो हज़ारों में है। क्लियर। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट क्या है जलियांवाला बाग मैसेकर का, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों के लिए वाला न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, हाउ डिड द लॉ ऑफ ऑन डिस्कोर्स सॉरी पार्डन हाउ डिड द लॉ ऑन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट इवॉल्व। तो बेसिकली अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली रूलिंग आई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा है उसको अपने एसेट्स को, हर एक एसेट को जो वो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। जो वो एसेट जो सब्सटेंशियल एसेट्स हैं या लोगों को जानना उनके लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो उसी को ही डिस्क्लोज करे। तो ये आर्टिकल जो वो बेसिकली पूरे का पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जहाँ पे 2002 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को कोट किया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफाई किया कि जो कैंडिडेट है उनको अपना हर चीज़ जो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने उसको ओवररूल करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चाहे हम लोग एसेट की बात करें, चाहे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करें, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको, या जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिवील करनी पड़ती है। तो अभी ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली जो वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है उससे रिलेटेड आप ये आर्टिकल देखोगे। लेकिन इन जनरल जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत ये स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जाती है, तो ये आप लोग जो एक बार इसको पढ़ सकते हो करीब करीब। आप पुराने वाले जो न्यूज़ थे हमारे 3-4 दिन पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये बेसिकली पूरे का पूरा जो जजमेंट, जो प्रेजेंट जजमेंट हम लोगों को देखने को मिली है, ये अरुणाचल प्रदेश के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने 2019 में जब अरुणाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे इलेक्शन जीता था, लेकिन उनके बेटे और बीवी के कुछ एसेट जो थे उनको इन्होंने रिवील नहीं किया था, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इनकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया गया था, या इनका जो इलेक्शन है उसको उनको कैंसिल कर दिया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसको हर एक चीज़ जो है रिवील करने की आवश्यकता नहीं है अनटिल अनलेस उसका बड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल नेचर ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे तो देखिए ये हम लोगों को न्यूज़ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ यही न्यूज़ जो है वो द हिंदू के अंदर भी पब्लिश हुई है। तो दोनों में से आप किसी भी एक आर्टिकल को पढ़ सकते हो। पहला आर्टिकल ये वाला जो है वो आई थिंक ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि इसमें हर चीज़ जो हमें प्रॉपरली विजुअली भी बेटर तरीके से प्रेजेंट होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर आप दोनों में से किसी एक को भी पढ़ोगे तब भी जो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी वो हो जाएगी। अब देखिए ये वाली जो न्यूज़ है ये सैटरडे का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था, तो आज ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यही कारण है जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कोई न्यूज़ आती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास वहाँ पे दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप थोड़ा इंटरनेट की सहायता लीजिए, उसको समझिए। दूसरा रहता है थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तो जैसे WHO की जो रिपोर्ट थी वो बस एक लाइन लिखी थी कि चाइना में सबसे ज़्यादा केसेज एंड सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया है, इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। लेकिन आज यानी कि संडे का जो अंक है या संडे का जो एडिशन है उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि उस स्पेसिफिक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए ये बेसिकली रिपोर्ट जो है वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। अगर हम लोग हेपेटाइटिस की बात करें तो 5 तरह के जो है वो हेपेटाइटिस रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में 2 तरह के जो हेपेटाइटिस उनको कवर किया गया। फर्स्ट इज़ हेपेटाइटिस बी एंड सेकंड इज़ हेपेटाइटिस सी। तो जब हम लोग बी और सी की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसी के ऊपर ग्लोबल लेवल पे क्या स्टेटस है और उसके साथ साथ इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, इंडिया के द्वारा जो वो किस तरह से हेपेटाइटिस बी स्पेसिफिकली उसको टैकल करने के लिए जो है वो स्टेप्स उठाए गए हैं, क्योंकि रिलेटिवली हेपेटाइटिस सी जो है उसको कंट्रोल करना ईजी है। अगर मेडिसिन अवेलेबल है तो हेपेटाइटिस सी जो है उसका इलाज हो सकता है। बी जो है वो ज़्यादा क्रोनिक है और ज़्यादा लीवर के ऊपर जो वो डैमेज करता है, लीवर के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो बेसिकली आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी, क्लियर, जहाँ पे इंडिया अकाउंटेड फॉर 11.6% ऑफ द टोटल वायरल हेपेटाइटिस डिजीज बर्डन ग्लोबली इन 2022। तो 2022 में जितने टोटल केसेस आए हैं हेपेटाइटिस के उसमें जो वो 11.6% केसेज जो वो इंडिया के अंदर है। हालांकि इंडिया जो वो दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा, क्लियर। यहाँ पे हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस जो बेसिकली लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है। कभी कभी हेपेटाइटिस बॉडी के अंदर होता है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो स्पेसिफिकली हमारे लीवर और बाकी जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको करता है, क्लियर। नेक्स्ट इज वाई इज इंडिया सो वनरेबल। तो देखिए यहाँ पे जो वो बेसिकली
किस तरह से जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट हेपेटाइटिस का पड़ रहा है, जिसमें चाहे जो है वो हम लोग एल्कोहलिक लीवर की बात करें, चाहे हम लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करें, क्लियर। तो क्या इसके रीजंस हैं, क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्लियर, इसके बारे में जिक्र जो वो यहाँ पे किया गया। चाहे हम लोग बात करें कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्लियर। वाई दिस रिपोर्ट सिग्निफिकेंस, इस रिपोर्ट की जो रेलेवेंस सिग्निफिकेंस है, इसका जो है वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, कि किस तरह से जो अब हम लोगों को जो हेपेटाइटिस स्पेसिफिकली जो बी है उसको टैकल करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने चाहिए। और नेक्स्ट इज़ वे फॉरवर्ड, यानी कि क्या सोल्यूशन इसका पॉसिबल हो सकता है। जो नॉर्मली देखिए, तभी ये जो पूरे एडिटोरियल बनते हैं इनमें प्रॉपर यही कंडीशन रहती है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन बांधी होती है और एंड में सोल्यूशन या कंक्लूजन दिया होता है जो नॉर्मली सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो आप लोग जो है अपना आंसर यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी पिक कर सकते हो, क्लियर। तो ये वाली न्यूज़ जो है वो आप लोग एक बार देखिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली न्यूज़ थी, ये वाली न्यूज़ जो वो ज़्यादा आप लोग जो है वो बेटर आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी, जहाँ पे प्रॉपर जो डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर डाटा जो वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर, कि कितना परसेंट जो है वो आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, हर साल कितने केसेस आ रहे हैं इंडिया के द्वारा जो है वो क्या। जैसे इंडिया के द्वारा जो वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पे बच्चे को जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है वो इंजेक्शन लगवा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बताया गया कि कितना परसेंट जो है वो आप इम्यूनाइजेशन जो उसको सक्सेसफुल होता हुआ देखोगे। और वो एडल्ट जिनको इम्यूनाइज नहीं किया गया है उनके लिए जो वो स्पेशल शॉर्ट्स का जो है वो इंडिया के अंदर प्रोविजन है, प्रावधान है। लेकिन हम कितना परसेंट उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, सारी की सारी जानकारी जो आपको स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग जो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक ये इसमें आपको पूरा क्लोजर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जो है वो क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक एस्पेक्ट इसको आप पिक करके आपके पास जो है वो सब्सटेंशियल डाटा और इन्फॉर्मेशन होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। द ट्रेंड इन क्लाइमेट चेंज जुरिस्प्रूडेंस, क्लियर। तो ये बेसिकली आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग किया गया था, एक डिसीजन आया था, जहाँ पे कहा गया था कि सिटीजन हैव ए राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लियर। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट का मतलब है कि बैकग्राउंड क्या है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन करने के लिए जो वो एक केस लगा था, क्योंकि वहाँ पे पावर लाइंस राजस्थान और गुजरात के अंदर जो है वो बिछ रही थी सोलर पार्क्स के लिए, क्लियर। तो उसके लिए जो है वो केस डला था, लेकिन उसी से ही ये जजमेंट हम लोगों को एक्सट्रैक्ट होती हुई देखने को मिली। तो पहला मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि कहाँ से ये स्पेसिफिक जो राइट है वो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनता हुआ देखने को मिला। तो ये न्यूज़ जो वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है इसके बारे में भी पता होगा। दूसरी चीज़ है जो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो कौन कौन से जो लेजिस्लेशंस, कौन कौन से जो लॉज हैं वो पास किए गए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बड़ी बार हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो हमारे चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन की बात करें, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट की बात करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की एक्ट की बात करें, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की बात करें, तो चलिए मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या जो है वो हमारी अभी तक केसेस हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें एक कॉमन लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि देर आर मल्टीपल लॉ जो इसके साथ जो वो डील कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों से इनके जो ईयर्स है, यानी कि किस साल में कौन सा एक्ट पास हुआ, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन जनरल जो वो ये मेंस के लिए रेलिवेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्लियर। और उसके साथ साथ जो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। और साथ में यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 अगर हम लोग बात करेंगे राइट टू लाइफ, उसके साथ जो वो इसको रिलेट किया गया है कि जो हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। और उसके साथ साथ हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना जो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो वो आपका आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट के अंदर भी आ रहा है, क्लियर। तो ये बेसिकली जो है वो एक न्यूज़ है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। हालांकि जो पुराने आर्टिकल्स आए थे उनमें काफ़ी बेटर तरीके से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है उनको जो इसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली क्रायोजेनिक्स के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो कि जो क्रायोजेनिक्स है वो क्या है, क्योंकि इसरो के द्वारा जो स्पेस मिशन है वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन जो उसको यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो क्रायोजेनिक बेसिकली क्या है, जहाँ पे कभी भी किसी एक मटेरियल को -153 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है, क्लियर। तो उसको जो वो बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज़ क्रायोजेनिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे हम वाटर को देखते हैं, वाटर जो वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो अपना फॉर्म जो वो चेंज कर लेता है, क्लियर। तो इसको क्रायोजेनेसिस नहीं कहेंगे। क्रायोजेनेसिस तब कहेंगे जब जो टेम्परेचर है वो -153 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो, क्लियर। तो बड़े बार हम लोग देखते हैं कि रॉकेट्स के अंदर जो है वो एज ए फ्यूल क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है, क्लियर, जहाँ पे जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसको स्टोर किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आप लोगों को होनी चाहिए, स्पेस से रिलेटेड ये आर्टिकल जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है डिवोटीज टेक होली डिप इन रिवाल्सर लेक ऑन वैसाखी। तो वैसाखी के अंदर जो है वो रिवाल्सर लेक में लोगों के द्वारा जो है वो होली डिप किया गया। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे रिवाल्सर से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से रिवाल्सर जो वो स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट, हिंदूज़ और उसके साथ साथ सिख तीनों के लिए जो वो इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए जो वो रेलिवेंट है। तो ये जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है BSNL रीस्टोर्स टेलीकॉम सर्विसेज इन मियार वैली। अब देखिए बेसिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे इन जनरल नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए जो है वो रेलेवेंट है मियार वैली। तो मियार वैली की अगर हम बात करेंगे तो लाहौल स्पीति में है। इसी वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम का जो वो ग्लेशियर भी हमें लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलता है। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पूरी डिटेलिंग में पता नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो जानकारी है वो भी हमारे लिए किसी काम की आएगी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड फॉर रिफॉर्म्स। क्लियर। तो जहाँ पे बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, लेबर फोर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए फूड सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो आप इस आर्टिकल को भी एक बार रीड कर सकते हैं। ये आर्टिकल भी जो है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। क्लियर। तो ये जो है वो आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। क्लियर। बाकी इन दोनों आर्टिकल्स को भी आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा रेलिवेंट है यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे आज की न्यूज़पेपर की। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है इसको हम लोग खत्म करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।